डेविएशन ऑफ लाइट रे। देखो डेविएशन का क्या मतलब होता है, लाइट गया किसी ऑब्जेक्ट से टकराया और टकरा करके रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसके पाथ में जो डेविएशन आया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर ये लाइट रे था, यहाँ पे जाकर के कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से टकरा करके इधर डेविएट हो गया, ये जो एंगल है इसको डेल्टा से मेजर करते हैं, और ये जो डेल्टा है इसको डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, और डेविएशन जनरली अगर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन होगा या काउंटर क्लॉकवाइज डेविएशन होगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज डेविएशन जो होगा is taken as positive if counter clockwise deviation is taken as positive, then clockwise deviation is taken as negative। अगर काउंटर क्लॉकवाइज डेविएशन को पॉजिटिव लेंगे तो फिर जो क्लॉकवाइज डेविएशन होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ तो एक ही डेविएशन हुआ है, तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार लाइट ये गया फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ये डेविएशन। ठीक है, और डेविएशन हमेशा फर्स्ट रे से मेजर करते हैं। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में टोटल डेविएशन अगर हमसे पूछ रहा होगा तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, फर्स्ट रे के रेस्पेक्ट में। अभी मल्टीपल डेविएशन का देख, हटा दे इसको। यस सर। अगर ऐसा कुछ हो, लाइट गया यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ एक बार, ये डेल्टा वन। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से डिवीट हुआ, ये डेल्टा टू। फिर इसके रेस्पेक्ट में देखोगे ये डेविएशन है डेल्टा थ्री, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये डेविएशन है डेल्टा। तो यहाँ चार डेविएशन हो रहा है, चार बार डेविएशन हो रहा है। लाइट यहाँ से जा रहा था, एक बार डेविएट हुआ, दूसरी बार डेविएट किया, दूसरी बार और चौथी बार, चार बार डेविएट हुआ। तो यहाँ पे जो नेट डेविएशन होगा, नेट डेविएशन इज given as थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, अब चलो नेट डेविएशन अगर यहाँ देखना है ना, तो यहाँ हमें अब साइन का ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत बार डेविएशन हुआ है, तो सम डेविएशन में भी क्लॉकवाइज, सम डेविएशन में भी काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसका ध्यान देंगे। तो जो भी डेविएशन काउंटर क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो डेल्टा वन लिखेंगे। ये जो डेविएशन है ये भी काउंटर क्लॉकवाइज है, प्लस डेल्टा टू। अगेन अब इस डेविएशन की बात करोगे तो ये जो डेविएशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब इसका अगर देखोगे इस रे के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा थ्री जो है दैट इज क्लॉकवाइज डेविएशन, तो इसलिए क्लॉकवाइज डेविएशन विल बी माइनस डेल्टा थ्री। और फोर्थ के लिए भी अगर देखोगे तो जो डेविएशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए माइनस डेल्टा फोर आएगा। क्लियर है। अगर नेट डेविएशन देखना होगा तो क्लॉकवाइज के लिए और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा नेगेटिव लेंगे, कौन सा पॉजिटिव लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग टोटल डेविएशन या नेट डेविएशन कैलकुलेट करें। ठीक, हो गया। यस।
find deviation produced by reflection from a plane mirror if incident angle is 60 degree. डेविएशन कैलकुलेट करना, फाइंड डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन एंगल इफ इंसिडेंट एंगल इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पे, तो कितने का डेविएशन होगा वो हमें बताना। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। मेरा साउंड नहीं आ रहा है, सबको आ नहीं रहा आ है रहा है क्या? सर। देख लो एक बार अपने इंटरनेट से। नहीं आ रहा है सर। बाकी को आ रहा है? यस सर आ रहा। सर एक बार लीव करके फिर अटेंड करता हूँ सर। यस सर, आवाज आ रहा है। कितना? होगा ये? चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, नॉर्मल के कोरोस्पॉन्डिंग एक रे इंसिडेंट हो रहा है जो यहाँ से मान लो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और एंगल कितने का बनाएगा? थीटा का ही बनाएगा नॉर्मल से। तो 30 डिग्री। हमें क्या कितना? 30। 30 नहीं। चलो डेविएशन कैसे मेजर करते हैं? डेविएशन मेजर करते हैं इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट से। मतलब इस अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधा सीधा ऐसे निकल जाता। अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे जो होता वो सीधा सीधा ऐसे निकल जाता, लेकिन इस मिरर के होने के चलते वो रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में अगेन चला गया। तो डेविएशन जो होगा वो यहाँ पे दिस विल बी द डेविएशन डेल्टा। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? इस डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ डेल्टा देखोगे तो डेल्टा क्या होगा? ये जो सर 90 प्लस 60। 90 प्लस 60। 9 देखते हैं। सर 180 माइनस 120 होगा। देखो तो ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल 2 थीटा होगा। ये टोटल जो एंगल होगा ये पाई के बराबर होगा। ये टोटल एंगल अगर देखोगे तो पाई के बराबर। तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, तो इस टोटल में से ये घटा लेंगे तो काम बन जाएगा। या 180 लिख दो, 180 माइनस 2 थीटा। आ रही बात समझ में? तो ये एक फॉर्मूला है जो कि याद भी रख सकते हो। 180 माइनस 2 इंटू 6 कितना होगा? 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। यानी जो डेविएशन होगा वो कितने का होगा? 60 डिग्री से डेविएट करेगा। जिसने 30 निकाला है ना उसने डेविएशन नहीं कैलकुलेट करा, उसने मिरर के रेस्पेक्ट में कितना एंगल होगा वो बताया। उसने शायद ये एंगल कैलकुलेट करा। डेविएशन हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? इनिशियली जो रे था उसके। तो ये रे था, ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो एंगल इसके रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे कि ये कितने का एंगल बना था। ठीक है, हटा दे इसको। बोलो जल्दी, हटा दे। यस यस सर। सर। नेक्स्ट हेडिंग है
रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। इसको एक प्रॉब्लम के हेल्प से समझेंगे। ये एक थ्योरी है और थ्योरी को जो है वो हम एक सवाल के हेल्प से समझेंगे। देखना, देखो, an incident ray, an incident ray, an incident ray makes an angle, makes an angle, makes an angle 30 degree, 30 degree, 30 degree with the normal, 30 degree with the normal, normal, सर एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट करना है तो सवाल ही भूल गए हम। Sequence of answers are possible. रिपीट करना है क्या? किसी ने लिखा हो वो रिपीट कर दो हाँ तो। सर। An incident ray makes an angle 30 degree with the normal. तो one An incident ray makes an angle 30 degree with the normal, 30 degree with the normal of a plane mirror. Full stop. Full stop. If the mirror is rotated by, if the क्या the mirror is rotated by an angle 45 degree, if mirror is rotated by an angle 45 degree, 45 degree with respect to point of incidence, with respect to point of incidence, with respect to point of incidence, keeping incident ray same, keeping incident ray fixed, लिख दो, keeping incident ray fixed, keeping incident ray fixed, keeping incident ray fixed, full stop. Find angle rotated by, find angle rotated by, find angle rotated by reflected ray, find angle rotated by reflected ray. हो गया? देख लिया सबने? यस सर। चलो समझते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक मिरर है, इस मिरर पे एक रे इंसिडेंट हो रहा है, जो कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल है। हमने क्या करा कि ये जो अब इस रे के, इस इंसिडेंट रे के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा कुछ, तो आपको 4 ले, क्लियर है ना? जो कि यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। अब क्या करें, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है ना, इस मिरर को क्या करा, 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। हम इन जनरल सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये जो मिरर था, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के अकॉर्डिंग, इसके रेस्पेक्ट में इस मिरर को हमने क्या करा, रोटेट कर दिया। कितने से, मान लो थीटा से। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ये जो रे है, ये जो रे है, ये कितने से रोटेट होगा, कितने से रोटेट होगा, कीपिंग इंसिडेंट कांस्टेंट। इंसिडेंट को यही रख रहा है, बस मिरर को रोटेट करें, तो मिरर को रोटेट करेंगे
तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी रोटेट होगा उसके कोरस्पॉन्ड। तो वही हमें बताना है कि कितने से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट हुआ। आ रही बात समझ में? बोलो। चलो तो देखो, पहले नॉर्मल ये था, ये तुम्हारा नॉर्मल 1 लिख रहा हूँ, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, इनिशियल कंडीशन है। ये नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है। नॉर्मल 1 जो है ये हॉरिजॉन्टल जो मिरर था इससे कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। अब ये जो मिरर है इसको तुम रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी रोटेट करेगा। आ रही बात समझ में? अगर इस मिरर को रोटेट करोगे तो नॉर्मल जो होगा वो भी क्या होगा? रोटेट होगा। नॉर्मल रोटेट होगा इसलिए क्योंकि हमेशा नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो नॉर्मल भी रोटेट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल का जो रोटेशन होगा दैट विल बी आल्सो थीटा। ये इंपॉर्टेंट है समझना, कि क्योंकि अगर मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो उसके साथ साथ जो नॉर्मल है वो भी रोटेट होगा। ऐसे पहले ऐसे था, जैसे ही मिरर रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी रोटेट होगा। तो अगर मिरर का रोटेशन थीटा से हो रहा है तो नॉर्मल का भी रोटेशन कितने से होगा? थीटा से होगा। ये n2 है। क्लियर? Yes, sir. अब Balls in 3 box. 1 है और ये मिरर का पोजीशन है। अब जो रिफ्लेक्शन होगा, इस नॉर्मल के कोरस्पॉन्डिंग हम एंगल देखेंगे। तो अभी जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो अब एंगल यहां से मेजर करेंगे तो कुछ ये होगा R2। क्लियर है? इस मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, R2 है। अब देखो R1 ये था, R2 हो गया है। तुम्हें क्या निकालना है? एंगल निकालना है फाई। इस फाई का वैल्यू कितना, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना से रोटेट करते हैं, कितना से रोटेट करते हैं। क्लियर? अब इसमें कुछ नहीं करना होता, सेम वही चीज लगाना है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल बनाएगा, समझना, जो इंसिडेंस एंगल होगा, एंगल आफ्टर रोटेशन कितना हो जाएगा? 30 30 पहले plus था, theta. नॉर्मल रोटेट हो गया। हाँ, तो 30 प्लस थीटा, 30 प्लस थीटा। ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंस एंगल है तो यही रिफ्लेक्टेड भी होगा, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 प्लस थीटा। मतलब ये जो एंगल है तुम्हारा, ये जो एंगल है ये कितने का हो गया? नॉर्मल से ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा अगेन 30 प्लस थीटा। ठीक है, अब तुम्हें फाई निकालना है। तो देखो फाई ध्यान से देखो क्या होगा, फाई कैसे निकलेगा? फाई अगर निकालना चाहते हो तो फाई कैसे कैलकुलेट करोगे? ये फाई है, ठीक है, तो इसमें ये और ये छोटा सा ऐड कर दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड कर दो तो फाई निकल जाएगा। ठीक है, फाई जो है ना, फाई विल बी एक्चुअली 30 प्लस थीटा माइनस, या सॉरी प्लस 30 प्लस थीटा में ये छोटा सा एंगल हम ऐड कर दें, ये वाला जो एंगल बनता है इसको ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब ये एंगल होगा कितना? दिस एंगल विल बी So theta minus 30. राइट, थीटा माइनस 30, यानी फाई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 2 थीटा। मतलब अगर मिरर को रोटेट कर रहे हैं थीटा से तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितने से रोटेट होगा? वो रोटेट होगा 2 थीटा से। आ रही बात समझ में? Yes, sir. सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें कुछ नहीं है। और
बस फिजिक्स का कंसेप्ट इतना ही है, इतना फिजिक्स का कंसेप्ट लगा, बाकी सारा ज्योमेट्री है, बस एंगल निकालना है। तो ये निकालना था, दिस एंगल इज दिस प्लस दिस में 30 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 2 थीटा से रोटेट करेगा। हमारे गिवन प्रॉब्लम के अनुसार जो थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45. जो भी थीटा 45, यानी फाई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी हाउ मच 90 डिग्री। मतलब R1 और R2 के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये याद रखना है कि मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। समझना, सेम डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, देखो थीटा का जो रोटेशन हुआ है वो किधर की तरफ हुआ है, थीटा का रोटेशन हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो रोटेट करेगा ये फाई, फाई का जो रोटेशन है वो भी किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। इसी कंडीशन, इसी क्वेश्चन को मिरर, इसी क्वेश्चन में मिरर अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया रहता तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर की तरफ रोटेट होता, ठीक है ना। तो ये सेम की तरफ घूमेगा, बट ऑन एंगल जो होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। तो ये लिख सकते हो नोट में, रिफ्लेक्टेड रे नीचे लिखो जल्दी, रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई एन एंगल 2 थीटा, reflected ray will rotate by an angle 2 theta in same direction, in same direction, in same direction as that of mirror, as that of rotation of mirror, in same direction as that of rotation of mirror. Reflected ray is rotated by angle 2 theta in same direction as that of rotation of mirror. तो अगर ऐसा कुछ आए तो बस जो इसका कंक्लूजन है याद रखना है, जो भी एंगल लेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, और सेंस ध्यान रखना, उसमें पूछ सकता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो मिरर जैसे रोटेट करेगा, मिरर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो रे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट। नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय 2 प्लेन मिरर। लिखना इसमें, देखो if two mirror, if two mirror, if two mirror, आवाज आ रही है, Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. if two mirrors are placed at an angle theta, if two mirrors are placed at an angle theta, if two mirrors are placed at an angle theta and 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 if and an object is placed between them, an object is placed between them, then due to multiple reflection, multiple images are formed. Multiple images are formed. ठीक है,
दो मिरर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। देखो यहाँ सिचुएशन क्या बनता है कि ऑब्जेक्ट या तो इस लाइन पे कहीं प्लेस कर सकते हैं या फिर इसके इधर और इधर। तो जब इस लाइन पे ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो उसको सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस लाइन पे अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे, ये सिमेट्रिक लाइन वो लाइन है जो इस एंगल थीटा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इधर θ/2, इधर θ/2। इस लाइन के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ इमेज है वो अलग हो सकता है, और इधर इधर प्लेस करेंगे तो मे भी अलग अलग हो सकता है। सेम थीटा के लिए इधर प्लेस करोगे या इस लाइन पे प्लेस करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस वेरी हो सकता है, ठीक है। तो उसका देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमें टर्म निकालना होता है, n = 360 डिग्री बाई थीटा। ये टर्म हमें निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही थीटा दिया होगा ये टर्म हम कैलकुलेट करेंगे, n = 360 बाई थीटा। ये जो टर्म है ये डिसाइड करता है कि जो नंबर ऑफ इमेज है वो कितना बनेगा। अब इसके लिए एक छोटा सा टेबल है, उसको याद रखना। वही जो टेबल है वो बाकी का पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा। n क्या है पहले ही बता चुके हैं, n इज 360 बाई थीटा। जो भी एंगल दोनों के बीच में दिया रहेगा, दोनों मिरर के बीच में, वहां से सबसे पहला काम होगा हमारा n निकाल। अब n के लिए दो कंडीशन है कि या तो वो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो अगर इवन है, n तुमने सिंप्लीफाई करा, इवन आया, तो कहीं भी रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n-1, ठीक है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रखो या असिमेट्रिक रखो, जब नंबर इवन आएगा, n की वैल्यू इवन आएगा, तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा n-1 है, ठीक है। ऑड के लिए अगर सिमेट्रिक है, ऑड के लिए सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेज अगेन n-1 होगा, और असिमेट्रिक होगा तो n होगा। ये छोटा सा टेबल याद रखना, इससे बाकी जो भी रिलेशन है वो इजीली कैलकुलेट। तो जो भी एंगल देगा उससे सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, n का वैल्यू कैलकुलेट करना, और n का फिर इवन और ऑड करके सोचेंगे। इवन जब होता है ना, इवन में दिमाग लगाना ही नहीं होता। इवन जब भी आएगा एक कम करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। इवन में नहीं सोचना है कि सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक असिमेट्रिक कहाँ सोचना है, ऑड जब आएगा तो, जैसे n = 5 आ गया, n = 5 आ गया, तब तुम्हें सोचना है कि सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक। तो अगर सिमेट्रिक होगा तो इसको 4 कर दोगे, असिमेट्रिक होगा तो 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि इमेज का इमेज फॉर्म होता है।
मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इमेज इसी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मिरर 1 का जो इमेज होगा वो मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, इसलिए बार बार रिफ्लेक्शन होता है। नंबर ऑफ इमेजेस 2 से ज्यादा होती है, क्योंकि 2 मिरर है, 2 इमेज बनना चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा इमेजेस बनती है, तो फिर डिपेंड करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, याद रखोगे। देखना, all these images, all these images lie on, all these images lie on a circle, lie on a circle, lie on a circle whose radius is equal to, lie on a circle whose radius is equal to, whose radius is equal to distance between, distance between, whose radius is equal to distance between object, distance between object, distance between object and point of intersection, and point of intersection between two mirrors, point of intersection between two mirrors। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। दो मिरर है, 90 डिग्री पे प्लेस करा हुआ, इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके चलते अब बताओ कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसके चलते कितना इमेज बनेगा? 3 images। 3 बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, क्योंकि अगर थीटा n कैलकुलेट करोगे तो n विल बी 360 डिवाइडेड बाय 90, जो कि 4 आ रहा है। और 4 क्या है? इवन है। जब भी इवन आता है तो हम नहीं सोचते हैं कि सिमेट्रिक रखा हुआ है असिमेट्रिक रखा हुआ है, सीधे जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो कितना हो जाएगा? वो 3 के बराबर होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, यहाँ से अगर इमेज फॉर्मेशन करवाओगे मिरर 1 से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसके पीछे, उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगा इमेज 1। ये मिरर 1 है तुम्हारा और ये मिरर 2। सिमिलरली इसके चलते अगर देखोगे, उतना ही पीछे यहाँ पे कहीं इमेज बनना होगा, इमेज 2, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो I2 है, ये M1 के लिए अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये जो I2 है, ये M1 की तरह कैसे बिहेव करेगा? M1 के लिए बिहेव करेगा ये ऑब्जेक्ट की तरह। उसको देखने के लिए ना मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर, मिरर को एक्सटेंड करोगे थोड़ा सा, इसको भी इधर एक्सटेंड कर सकते हो। अब इस I2 का इस मिरर 1 में इमेज बनेगा, इस I2 का मिरर 1 में इमेज बनेगा। और ये जो डिस्टेंस होगा ऊपर नीचे दोनों सेम होगा, ठीक है। इसके चलते जो थोड़ा सा इसको I2 मैच यहाँ पे कहीं बन रहा, और दिस विल बी I3। I3 बना है M2 का, ये I2 का I1 से, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो है ये इससे बने, ये I1 था तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा कि अब ये जो इमेज है ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे और
इसका जो इमेज बनेगा I4, ये I3 से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। I2, I1 और I3 और I4 जो होगा वो कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए हमें एक ही इमेज मिलता है। और इसके चलते एक घट जाता है, नंबर 1 घटा करके 3 करते हैं। और इसमें क्या है कि ये सारे जो इमेजेस होंगे ये बनेंगे कहाँ, एक सर्कल पे जिसका रेडियस ये है। तीन इमेजेस बनेंगे, ये सिंपल सा कंडीशन इसलिए इसको दिखा रहे हैं। बाकी कोई भी कंडीशन लोगे ऐसा सिचुएशन होगा कि जितने भी इमेजेस बन रहे होंगे वो एक सर्कल पे बनेंगे और सर्कल का जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। खाली सिमेट्रिक कंडीशन हो या असिमेट्रिक कंडीशन हो, सारे कंडीशन में ये जस्टिफाई होगा। ठीक है, मिरर हमेशा इतना इमेज फॉर्म, अगर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंगल है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगे। वो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक है ना। कभी भी जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको कैसे देख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर को मे बी पूरे इमेजेस दिख सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो तुमको नहीं दिख रहा है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ है। एक छोटा सा जो मिरर है ना, छोटा सा मिरर एलिफेंट का पूरा इमेज बना सकता है, लेकिन हमें उसको देखने के लिए उस विजन फील्ड में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उस फील्ड में होगे तब तुमको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि अगर इतना छोटा मिरर है तो इमेज फॉर्मेशन नहीं करता, इमेज फॉर्मेशन करेगा, लेकिन तुमको देखने के लिए अलग अलग जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जो भी इमेज है वो देखने के लिए ऑब्जर्वर कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। चलो, तो ये इमेज मल्टीपल इमेज से रिलेटेड बातें हो गई। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना, हो जाएगा। चलो एक सवाल करते हैं। टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स, टू प्लेन मिरर्स M1 and M2, two plane mirrors M1 and M2 have a length, have a length, have a length 20 meter, are placed parallel to each other at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter, full stop. If a ray incident, if a ray incident, if a ray incident if a ray is incident at an angle 53 degree at one of the mirror, at one of the mirror at an angle 53 degree at one of the mirror, then find number of reflection undergo by the ray before from other end.
अभी इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले लिख लो M1 into the length of हो गया। तो इस तरीके का सिचुएशन है, दो मिरर है, ठीक है, पैरेलल ऐसे रखा हूं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको 20 मीटर, और साथ ही साथ ये गैप दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इस एंड पे एक रे इंसिडेंट हो रहा एट एन एंगल, कितना एंगल 53 का, 53। तुमको बताना है कि जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितनी बार रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगा। So 15 times reflect होगा, कितना? 15 times। नहीं, चलो इससे जो मोशन होगा वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। मोशन कैसा होगा, यहाँ से जाएगा इधर, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। तो हमें पता करना है कि ये जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है। आ रही बात समझ में? देखो हम एक काम करते हैं कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। अगर एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर वो हम कैलकुलेट कर ले तो टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना, उससे डिवाइड कर देंगे, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे टकराया, एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे दूसरी बार टकराएगा, तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन से सेकेंड रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे तो सीधा सीधी हम बता सकते हैं कि एक रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, और सर एक रिफ्लेक्शन में 75 अगर डिस्टेंस कितना, 75 प्लस 75 मतलब 75 प्लस 150। 75, ठीक है। चलो तो एक रिफ्लेक्शन का निकालते हैं। एक रिफ्लेक्शन में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स, ठीक है, और तुम्हें पता है कि ये 53 है, तो ये भी एंगल कितना होगा 53। ये जो डिस्टेंस है, ये गैप तुमको दिया हुआ है कितने के बराबर, 10 सेंटीमीटर के बराबर। आ रही बात समझ में? तो अगर ध्यान दोगे ये x इजीली निकल जाएगा। x कैसे आएगा, tan के फॉर्मूला से। tan थीटा जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा बोलो कितना होगा, ये tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय 10, और tan थीटा की जगह 53 रखोगे। 53 का मैंने बताया था, 53 और 37 का बता के रखे। बताओ tan 53 कितना होगा, सर 4/3। 4/3, 4/3 इज इक्वल टू 10/x/10। तो यहाँ से x कैलकुलेट करोगे, x विल बी हाउ मच, 40 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। मतलब जो एक रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो x होगा। x क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस ट्रेवल, या ये डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो।
डिस्टेंस गलत हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन वन रिफ्लेक्शन। वो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, हमें एक्चुअल पाथ नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितने का डबल करो, डिस्प्लेसमेंट इतने का हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितने का, 20 मीटर का। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसको कितना चाहिए, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये यूज कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इज इक्वल टू 20, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40/3। सिंप्लीफाई करोगे 2 टाइम्स 53 ऊपर जाएगा 150 टाइम्स, यानी बाहर आने से पहले जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कितने का होगा, वो 150 टाइम्स होगा, ठीक है। हो गया। इसमें कोई दिक्कत, और तुम्हारा शायद 15 इसलिए आ रहा था क्योंकि तुम्हें 20 को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करा था। 20 को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करोगे तो फिर गलत है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। सर जो भी सर फर्स्ट वाला बिट का आंसर, फर्स्ट वाला जो नहीं क्वेश्चन, सुनाई दे रहा, क्या बोल सर रहे तो हो। फर्स्ट वाला उसका आंसर, हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट वाला था ना सर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एट द अदर एजेस ऑफ मिरर। हाँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, एट द अदर एजेस ऑफ मिरर। नहीं अदर एजेस नहीं पूछ रहा था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिफोर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम अदर एंड, दूसरे एंड से, मतलब इस हाँ एंड सर। पे गया, दूसरे एंड से जब बाहर आएगा तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ये इससे और इससे नहीं पूछ रहा, वो कंबाइंड पूछ रहा है, ठीक है ना। वो पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिफोर कमिंग आउट ऑफ अदर एंड, मतलब इस एंड से गया, इस एंड से बाहर आया। ये एक एंड है, ये जो पूरा था ना ये एक एंड है, और इधर दूसरा एंड है। तो इधर से गया, इधर से बाहर आया, उसके बीच में कितने बार रिफ्लेक्शन हुआ वो तुमसे पूछ रहा था। आ रही बात समझ में। ठीक है सर। हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड मिरर अभी हम पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, या फिर मिरर और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फिर इमेज का क्या होगा, या बस मिरर मूव करवा रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन हम पढ़ेंगे, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। मिरर रेस्ट में दैट इज vm 0, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, 0। मिरर रेस्ट पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, या वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना होता, सिंपल सा चीज है। जो भी वेलोसिटी होगा इमेज का, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइन का ध्यान रखना होता है। अगर ये आई की तरफ जा रहा है, ये माइनस आई की तरफ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है कि अगर मिरर रेस्ट में होगा तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा वही वेलोसिटी इमेज का होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा सोचना ही नहीं होता, क्योंकि अगर ये चल रहा है ये भी चलेगा, तो ये अगर मिरर के पास जा रहा है ये भी मिरर की तरफ ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज सेम होता है। ये गैप हमेशा हर इंस्टेंट पे सेम होना चाहिए। तो पहले अगर ये x था, ये y था, अगर ये x1 हो गया तो ये भी x1 होना चाहिए। इधर x, इधर x, इधर x1, इधर x1। तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जितना वेलोसिटी से ये चलेगा उतना ही वेलोसिटी से ये भी चलना चाहिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अप्रोच करेगा मिरर को, ये भी अप्रोच करेगा। अगर इसका वेलोसिटी इधर होगा, इसका वेलोसिटी इधर होगा, ये भी सेपरेट करेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे इससे कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस बस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन, कि जो भी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और इसका कंडीशन क्या है, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट। अगर मिरर रेस्ट में होता है तब, ठीक है। दूसरा समझते हैं। when mirror is moving, अगर मिरर चल रहा है मतलब इसका dm वेक्टर इज नॉन जीरो। इस बार मिरर के पास वेलोसिटी है, और अगर ये ऑब्जेक्ट इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का मोशन किस वेलोसिटी से होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर खुद चल रहा है, मिरर यहाँ पे खुद चल रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। अब दो मेथड क्या है, एक आदमी को मिरर पे बिठा दो, उसके कोरोस्पोंडिंग मेजर करवा लो, या फिर एक आदमी को इधर बिठा लो और इसके कोरोस्पोंडिंग मेजर करवा लो। इस कंडीशन में जब मिरर पे आदमी को बिठाओगे तो हमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। जैसे ही मिरर पे किसी को बिठा देंगे तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना होता है, क्योंकि ये जो मिरर है वो खुद मूव कर रहा है। तो जब भी किसी मूविंग रेफरेंस के कोरोस्पोंडिंग हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें रिलेटिव मोशन यूज करना पड़ता है। और अगर रिलेटिव मोशन से बचना है तो रेफरेंस कहीं और ले लेंगे और उस रेफरेंस से फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इसके दो मेथड है, दोनों समझा दे रहे हैं। पहला मेथड क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब समझना विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या है। जो आदमी मिरर पे बैठेगा, जो भी आदमी मिरर पे बैठेगा उसको हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो सेम दिखाई देगा। मिरर के रेस्पेक्ट में जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज भी होता है। यही प्लेन मिरर का कंसेप्ट है कि अगर मिरर पे बैठ जाओगे, मिरर चल रहा होगा या रेस्ट में होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर पे क्या होगा, इमेज होगा। क्लियर। तो अगर मिरर पे बैठे हो ना, तो मिरर पे बैठे हुए तो जितना स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही स्पीड से इमेज भी चलेगा। आ रही बात समझ में। मिरर के पहले वाले केस में क्या था ना, मिरर और ग्राउंड सेम सेम था तो फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हम नहीं सोच रहे थे कि मिरर के रिस्पेक्ट में बात करें या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, ठीक है। तो मिरर ही ग्राउंड था। यहाँ पे क्या होगा कि मिरर के रेस्पेक्ट में, पिछले वाले केस में भी वही हो रहा था कि मिरर के रेस्पेक्ट में दोनों को देखोगे तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो पहले रेस्ट में था इसलिए ज्यादा नहीं सोचते। तो जब भी मिरर के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो एक चीज ध्यान में क्या रखते हैं कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ
इमेज, ये हमेशा होता है, मिरर रुका हो या चल रहा हो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट, ठीक है। यही चीज ग्राउंड से भी हमने बोला था, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या था, पिछले वाले सिचुएशन में ना मिरर और ग्राउंड सेम था, इसलिए हम नहीं डिनोट कर रहे थे ग्राउंड या मिरर को, क्योंकि पिछले केस में मिरर रेस्ट में था। लेकिन अभी क्या है, मिरर मूव कर रहा है, मिरर मूव करे या रेस्ट में रहे, कंडीशन क्या होगा, अगर मिरर पे बैठ के देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। आ रही बात समझ में क्या बोलना है, बस यही रिलेटिव का कंसेप्ट है, छोटा सा रिलेटिव का कंसेप्ट, इसको यूज करोगे सीधे आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। रिलेटिव मोशन में ये पढ़ाए थे कि अगर ये ऐसा लिखा हुआ है आई बाई एम लिखा हुआ है, पाई वाला साइन नहीं लिखना है, आई बाई आई एम लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं आई माइनस एम करते हैं। यहाँ पे क्या है, ओ बाई एम है, ओ एम का मतलब है ओ का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ओ माइनस एम, ठीक है ना। ये याद रखना है कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले आएगा, जो बाद में होता है वो आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, ये रिलेशन। अब यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा दैट विल बी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ, यानी जब भी तुम्हें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होगा व्हेन मिरर इज मूविंग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नीचे दिख रहा है पूरा, Yes, sir. Yes, sir. चलो। और वेक्टर साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ध्यान रखना है डायरेक्शन का भी, ठीक है ना। जैसे मिरर का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम सेम दिया है तो दोनों आई लिख सकते हो, अगर अपोजिट दिया हुआ तो एक को आई दूसरे को माइनस आई लिख सकते हो, उसके कोरोस्पोंडिंग प्लेस करेंगे, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो। जो अननोन है, जो निकालना होता है, उसका कभी साइन अपने से डिसाइड नहीं करते हैं, वो सीधे फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है ना। क्या वेलोसिटी वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर और वीओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वी आई है वेलोसिटी ऑफ इमेज। जो नोन टर्म होगा उसी का साइन रखोगे, जो अननोन होगा उसका साइन कभी नहीं रखोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये दे देगा, ये दे देगा, तुमसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इन दोनों का डायरेक्शन भी बता के रखेगा, तो जो गिवन होगा प्रॉब्लम में उसी का डायरेक्शन पुट करेंगे, अननोन का डायरेक्शन कभी नहीं रखोगे। अननोन का डायरेक्शन मैथमेटिक्स बता है, मैथ इधर से बता देगा कि किसका डायरेक्शन किधर है। तो ये एक मेथड है जो हमने विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बात करा। हो गया, Yes, sir. चलो विथ रेस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस भी बता दे रहे हैं, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मेथड 2 जो है विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस। फिक्स्ड रेफरेंस मतलब मिरर से नहीं देख रहा है, ये तुम्हारा मिरर था, इधर ऑब्जेक्ट होगा कहीं, इधर कहीं इमेज होगा, सबके पास इसके पास वेलोसिटी है, मान लो ये वीएम से इधर चल रहा है और ये वीओ से इधर चल रहा है, ठीक है। तो वी आई तुम्हें पता करना है, वी आई इज इक्वल टू व्हाट, ये पता करना होता है अगर ऐसा दिया हुआ है। तो देखो अब हम मिरर पे नहीं बैठ रहे, कहीं और बैठ रहे, ऐसा रेफरेंस है, फिक्स है तो वो कहीं भी हो सकता है। मान लो ये लाइन पे हम बैठे, ठीक है, तो इस लाइन से कुछ डिस्टेंस होगा,
इस इंस्टेंट पे देखोगे तो कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस x, सिमिलरली ये डिस्टेंस z, और ये जो डिस्टेंस है ये है y। अगर इस रेफरेंस है, ये तुम्हारा जो लाइन है ये क्या है, रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस है, और ये स्टेशनरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आएगा ना उसमें रिलेटिव का कंसेप्ट यूज नहीं करना है। जब हम रेफरेंस स्टेशनरी रख देते हैं, इस केस में हमें रिलेटिव मोशन के बारे में सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। पहले वाले केस में इसलिए सोचना था क्योंकि मिरर मूविंग था और उसी पे बैठ के हम मोशन को देख रहे थे। तो देखो कंसेप्ट अभी भी वही रहेगा कि डिस्टेंस ऑफ मिरर, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होता प्लेन मिरर के केस में। तो ये जो गैप है वो और ये जो गैप है वो सेम होना चाहिए। ये भी गैप डी है और ये भी गैप डी है, सेम होना चाहिए। तो अगर डी कैलकुलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, जेड एंड वाई, तो डी कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखो, डी कैन बी रिटन एज जेड माइनस एक्स, और दिस d can be written as y minus z, y minus z, this can be written as y minus z। समझ गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2z माइनस एक्स। y कितना होगा, y होगा 2z माइनस एक्स। y क्या था, डिस्टेंस ऑफ किसका, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। z क्या था, डिस्टेंस ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। x क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। अब ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, और यही जो वेलोसिटी होगा वो एक्चुअल वेलोसिटी होगा क्योंकि रेफरेंस रेस्ट में। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, y को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगा, y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि जब z को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर मिलेगा, माइनस x क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। सेम टू सेम रिलेशन जो पहले आया था वो ही अभी भी आ रहा है। कोई भी कंसेप्ट यूज करो, रेफरेंस ग्राउंड पे रखो, रेफरेंस मिरर पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेशन यही रहेगा। और इसमें अगेन कंडीशन क्या है, डायरेक्शन के साथ पुट करेंगे जो भी नोन टर्म होगा, अननोन टर्म को डायरेक्शन नहीं देंगे, अननोन टर्म मैथमेटिक्स से डायरेक्शन आ जाएगा। जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो उसके डायरेक्शन में जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको पॉजिटिव लिख दो, उसका अगेंस्ट में जो दिया रहेगा नेगेटिव लिख दो, थर्ड जो अननोन टर्म है वो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल लिखेंगे। लिखना, लिखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट if mirror and image, if mirror and image
mirror and image are moving in same direction, if image and mirror are moving in same direction, image and mirror are moving in same direction with a speed of with a speed of 8 meter per second, with a speed of 8 meter per second and 2 meter per second respectively. 8 meter per second and 2 meter per second respectively. देख लिया सबने सवाल? Yes, sir. ट्राई करो. फॉर्मूला है, सोचो कैसे Sir, यूज करेंगे. 14 meter per second. 14 आ रहा है, चेक करो, देखो फिर से ध्यान से देखो पूछ क्या रहा है तुमसे. वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या पूछ रहा है? क्या क्या चीजें दी हुई है तुमको? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तुमसे पूछ रहा, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ इमेज दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है और कह रहा है ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है. तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक को आई लोगे, दूसरे को भी आई लेना पड़ेगा. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड. अगर इसको आई कैप ले रहे हो तो जो मिरर का वेलोसिटी होगा उसको भी क्या लेंगे? आई कैप ही लेंगे. तो इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी होगा आई कैप. अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm माइनस. Sir, mirror का 8 था तो. मिरर का 1 था, 8 meter per second. उल्टा है क्या? एक बार चेक कर लो, मैंने कैसे बोला है. मिरर 8, सर मिरर का 8 बोले थे सर. एक बार सवाल ठीक से पढ़ लो. पहले इमेज लिखवाएं या पहले मिरर लिखवाएं, रेस्पेक्टिवली जो टर्म है उसमें पहले Sir, mirror and image. Mirror. मिरर एंड इमेज है, तो चेंज कर दो इसको. 2 और 8 रखोगे तब शायद जो आंसर तुम्हारा जो है वो सही है. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है? 2. वेलोसिटी ऑफ मिरर 8 दिया हुआ है, तो 2 × 8 माइनस या आई कैप लगा करके रखो. ठीक है. तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 16i माइनस 2i इज इक्वल टू 14 है. सही है, ठीक है. और प्लस आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन मिरर का है वही डायरेक्शन इमेज का भी है और वही डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का भी है. प्लस अगर आंसर आ रहा है ऑब्जेक्ट का, यानी तीनों की तीनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग ही आंसर आएगा. ठीक है. छोटा छोटा फॉर्मूला है, ध्यान रखोगे आराम से हो जाएगा. चलो एक नोट लिखो.
देखना, velocity of object and image, velocity of object and image parallel to the mirror, velocity of object and image parallel to mirror remains same irrespective of motion of mirror, ठीक है। देखो इसको कहने का क्या मतलब था, ये तुम्हारा मिरर है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं इधर चल रहा, समझना, अगर ये ऑब्जेक्ट है बी ओ कहीं इधर चल रहा, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक ये, ठीक है, और एक ये। ये जो कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है, ये जो कंपोनेंट है ये मिरर के क्या है, पैरेलल है, ये वी पैरेलल और ये वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो वी पैरेलल होगा ना ऑब्जेक्ट का, वही वेलोसिटी इमेज का भी होगा, ये चेंज नहीं होगा। पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होता है, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, चेंज कौन होगा, ये इस डायरेक्शन में चलेगा वी परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा इमेज का, वो कुछ इस तरीके से आएगा आई, ठीक है। और ये जो चीज है पैरेलल वाला, ये कभी मिरर के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मिरर रेस्ट में रखो या इसको मूव करवाओ, ठीक है ना, रेस्ट में रखो या मूव करवाओ, ये जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट वो वैसा का वैसा ही रहेगा। पैरेलल कंपोनेंट मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर सेम रहेगा, और मैं वेलोसिटी सेम बोल रहा हूँ, वेलोसिटी सेम कहने का मतलब होता है डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, इधर ये चल रहा है, इमेज भी ऊपर की तरफ जो पैरेलल कंपोनेंट है वो सेम टू सेम रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखोगे, वेक्टर फॉर्म में कभी कभी ऐसे वेलोसिटी दे देता है, जैसे v ऑफ ऑब्जेक्ट है 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ, लिखो मत अभी, बस समझ लो 5k कैप है, ठीक है। और जो भी मिरर है, मिरर जो है वो इस प्लेन में रखा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, जो ऐसे रखा हुआ है, तो जो वेलोसिटी अफेक्ट होगा वो बस ये होगा, ये दोनों जो वेलोसिटी होगा वो सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा इमेज के लिए। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, जैसे XYZ प्लेन है, ये ऐसे रखा हुआ है, मिरर ऐसे रखा हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 3D में, इस पर एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, 3 डायमेंशनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो 3 डायमेंशनल वेलोसिटी से हमें मतलब नहीं है, हमें कौन सा कंपोनेंट देखना है, हमें वो कंपोनेंट देखना है जो मिरर पे परपेंडिकुलर है, मिरर पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही वेलोसिटी चेंज होगा, और उसके सामने माइनस आ जाएगा अगर मिरर रेस्ट में है तो, और अगर मिरर रेस्ट में नहीं है तो वो वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग आई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट करेंगे। बाकी के जो दो कंपोनेंट है जे और के डायरेक्शन में, वो वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट मार दें। आ रही बात समझ में सर? इसका मतलब तो वो मिरर YZ प्लेन में होगा? मिरर, हाँ मिरर YZ प्लेन, ये एक्स ओके। है हम्म, और ये वाई है, ये जेड है, तो मिरर YZ प्लेन में रखेंगे। YZ प्लेन में। कितना टाइम बचा, 10 मिनट चलो सर। एक लास्ट कंसेप्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन खत्म, ये चैप्टर खत्म, क्लास खत्म करें। देखना, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर required to see full length या full image of a person. मिरर का सबसे छोटा
साइज कितना हो सकता है अगर किसी को अपना फुल इमेज देखना है उस मिरर में? बहुत लोगों को पता भी होगा कितना हाइट होना चाहिए मिरर का। हाइट होगा सर h/2 होगा सर, हाँ, पर्सन के आधा होना चाहिए। मिरर का चलो हाइट। समझते हैं। ये मिरर है तुम्हारा, ठीक है, और ये पर्सन का हाइट है। यहाँ पे पर्सन ऐसे खड़ा है जिसका हाइट कैपिटल H, ठीक है। अब देखो इस केस में ना हमें ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने कुछ कंडीशन होता है, मतलब तुमको क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए किसका, मिरर का, ताकि ये जो आदमी है ये अपना फुल इमेजेस में देख सके। तो इसके लिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत होता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो, मान लो मिरर इतना बड़ा है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि मिरर ये पूरा बड़ा है, ठीक है। अब ये जो भी आदमी है इसका ये टोटल हाइट है, इसका आंख इधर का ही होगा, ये आईज है उसका, ठीक है, पूरा सर से थोड़ा सा नीचे आंख होता है। अब होगा क्या कि फुल इमेज देखने के लिए हेड से लेकर के टो तक उसको देखना है। इसका मतलब होता है कि हेड से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी आंखों तक पहुंचे, टो से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी आंखों तक पहुंचे, तब जाकर के तुम फुल इमेज देख पाओगे। तो अब देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ से अगर देखना है तुमको, हेड देखना है इस आई के चलते हैं, तो यहाँ से एक रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए आंख पे, तो तुमको दिखेगा गया, और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया। हेड का सबसे जो टॉप पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन अगर आई तक आ रहा है, उसके से जो रे पास कर रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के अगर आई तक आ रहा है तो पूरा हेड दिखेगा। सिमिलर सिचुएशन अगर टो से कोई लाइट आ रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर के आंख तक पहुंचे, तब जाकर के हमें क्या दिखेगा, टो दिखेगा। तो हेड से टो तक देखने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, और इसके लिए जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा, यहाँ से गया, ये रिफ्लेक्ट होकर के आ गया। अब देखो, अब रिफ्लेक्शन के लिए ना तुमको मिरर का ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, जो भी पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट जरूरी है। बाकी इसको छोड़ के इसके ऊपर का पॉइंट और इसके नीचे का पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। उतना दूर से मिरर हटा दो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिरर को हटा सकते हो, तो इधर मिरर हटा दो और इधर मिरर हटा दो। कोई सोच रहा होगा सर बीच वाला भी हटा दे, बीच वाला हटाओगे ना तो ये जो पॉइंट्स है बीच वाले उसका रिफ्लेक्शन तुमको नहीं दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि बीच वाला मिरर हटा के दो पॉइंट्स हम इमेज देख रहे हैं। दो पॉइंट मैंने इसलिए लिया है कि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट, अगर इसका इमेज तुमको दिख रहा है तो बाकी बॉडी का भी दिखेगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो इधर टर्न होकर आ जाएगा, अगर यहाँ से पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा तो टर्न होकर। ये जो डिस्टेंस है h, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, और यहाँ जो h होता है, h की वैल्यू होगी h/2, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है। जो भी h होगा, हाइट ऑफ या साइज ऑफ मिरर, दैट विल बी कैपिटल H/2। कैपिटल H क्या है, हाइट ऑफ पर्सन। ये h/2 कैसे आया, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये डिस्टेंस पूरा b है तो ये b/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा डिस्टेंस आंख से नीचे का जो पोर्शन है अगर b ले रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा ये b/2, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये b/2 ये b/2। सिमिलरली अगर आंख के ऊपर का पोर्शन a है तो ये जो छोटा सा गैप है ये a/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हाइट जो है h वो a+b है। हाइट क्या है, ये a और ये टोटल b, हाइट क्या है a+b। और लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, लेंथ ऑफ मिरर देखो, लेंथ ऑफ मिरर ये, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये b/2 प्लस a/2, यानी ये a+b/2, इसलिए इन दोनों को यूज करके ये रिलेशन रखना है। आ रहा है बात समझ में, क्या कर रहे हैं? सिंपल सा कंसेप्ट है, ये थीटा बराबर है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस हमने b माना है, ये डिस्टेंस कितना होगा b/2, और ये मिरर के पैरेलल करोगे तो ये जो गैप है ये b/2 का। सिमिलरली ये अगर a है, ये टोटल जो गैप है, ये a है, ये थीटा और ये थीटा बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर
ये a/2 और इधर a/2, इधर से ये a/2 और फिर नीचे वाला पोर्शन a/2, ये और ये जो गैप है ये बराबर, ये बराबर, a/2 b/2 ऐड करा, स्मॉल a चित्ता आया, कैपिटल A चित्ता है, सिंप्लीफाई करके स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2। क्लियर है? हाँ सर समझे। सर एक और क्वेश्चन है कि इस टाइप का एक और क्वेश्चन करियर पॉइंट पूछे थे पिछले बार कि पीछे एक वॉल रहेगा मैन का, तो उस वॉल का कुछ हाइट ऐसा। पीछे वॉल रहेगा? हाँ पीछे सर, की wall रहेगा। मैन के पीछे एक वॉल रहेगा और वो मिरर उसके सामने, आंखों के सामने एक मिरर रहेगा, तो कितना हाइट होना चाहिए मिरर का कि वो वॉल पूरा दिख जाए उसको, वॉल का हाइट h या सेम चीज है ना, जो टॉप से रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो उसके आंखें तक पहुंचाओ, फिर जो वॉल के बॉटम का रिफ्लेक्शन है वो उसकी आंखों तक पहुंचाओ, फिर कैलकुलेट कर लो। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हेड से टो तक देखना है, तो हेड से रिफ्लेक्शन होकर के आंखों तक पहुंचना चाहिए। सिमिलरली वॉल के लिए जो वॉल का जो टॉप है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आंखों तक पहुंचना चाहिए, वॉल का जो बॉटम है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक पहुंचना चाहिए। फिर ट्रिगो लगा के, ज्योमेट्री लगा के कैलकुलेट कर लो, बता देगा कितना होना। ओके सर। ठीक है, चलो फिर ओके आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर समझेंगे। ओके तो रिवाइज करना, जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, फिर आगे अगला नया चैप्टर। चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर सर इस बार जो टेस्ट हुआ था टेस्ट 9, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, वो सर उन क्वेश्चंस का थोड़ा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो दे दिया है ना अभिजीत सर ने। हाँ सर सॉल्यूशन दिया, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स रजिस्टर का सीरीज था, कॉम्बिनेशन था, वो कहीं नहीं मिला, मतलब बुक में नहीं कि वैसा। तो कौन सा बोल रहे हो, कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा दिख गया तुमको? कोई तो नहीं था कॉम्प्लेक्स उसमें। रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन था सर। हाँ तो सिंपल तो है वो, उसका इक्वल सॉल्यूशन भी दिया हुआ, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन दिया हुआ है अभिजीत सर ने जो दिया उसमें, बहुत ही सिंपल। वैसा ही मैं भी बताता हूँ कि पॉइंट मानो, पॉइंट मान करके जो दो पॉइंट के बीच में जो रजिस्टर है उसको कनेक्ट कर दो, जितने भी रजिस्टर दिख रहे हैं, तो वो बताया सॉल्यूशन में है, अभिजीत सर ने दिया हुआ है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो मैं बताता हूँ वही दिया हुआ है। अच्छा सर, ठीक है सर, चेक कर लेना, थैंक यू। उसमें होगा। चलो Thank थैंक यू you, एवरीवन, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।